हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। ये जो प्रोसीजर है ये दिया गया है अंडर सेक्शन 19। अब वैसे तो सेक्शन 19 देखा जाए तो बहुत ही लेंदी है, इसमें 25 सब सेक्शंस हैं। बट आज हम इसे इतने इजी और फन वे में पढ़ेंगे कि आप सभी सब सेक्शंस को लास्ट तक, वीडियो के एंड तक आपको सभी सबसेक्शंस अपने टिप्स पर होंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसेक्शन 1 बताता है अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। अब जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है उसकी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि वो कहाँ कहाँ केस फाइल कर सकती है। ठीक है, कहाँ कहाँ अगर जुरिस्डिक्शन है मतलब कहाँ कहाँ के केसेस जो है वो उनके साथ डील कर सकती है। सबसे पहले जहाँ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डिफेंडेंट रहता है, बिजनेस कंडक्ट करता है या वर्क करता है फॉर पर्सनल गेन। डिफेंडेंट में से एक कोई या फिर कोज ऑफ एक्शन होली या पार्टली जहां अराइज हुआ है। ठीक है, यहाँ यहाँ इन जगहों के जो डीआरटी हैं वहां पर केस फाइल किए जा सकते हैं। अब अगर मान लो कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसे करना है सरफेसी एक्ट के अंडर, तो वो कर सकता है, हाँ। पर वो कैसे कर सकता है? बाय ट्राइब्यूनल की परमिशन। अगर ट्राइब्यूनल परमिशन से मना कर देता है तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे रीजन। विद इन 30 डेज जो है वो ट्राइब्यूनल को विद रिकॉर्डेड रीजन बताना है कि हम क्यों मना कर रहे हैं। ठीक है, फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक्ट के अंडर कर सकता है। कब कर सकता है? अगर ट्राइब्यूनल की परमिशन हो। मना कर दिया तो रीजन दे दो, कितने दिन में रीजन दे दो? 30 दिन तक। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सवाल था कि कहाँ हम केस फाइल करेंगे, जिसमें हमने देखा जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन में हमने 4 चीजें देखी, बैंक है, डिफेंडेंट का रेजिडेंट है या काम है, या फिर डिफेंडेंट्स सब में से एक डिफेंडेंट रहता है, या फिर वहां पर जो भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ था, जो भी कांड हुआ था वो उसी जगह पर हुआ था। ठीक है, अब कहाँ हो गया? अब अगर मान लो एक से ज्यादा जगह हो, ठीक है, अब अगर मान लो कंफ्यूजन हो गई, या ठीक है दो जगह है, दो जगह जो है वो डिफेंडेंट ने ये सब किया है। ठीक है, इफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट और दूसरे में भी सेम है, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कहाँ, फिर हमने पढ़ा अगर मान लो दो जगह होगी तो हम क्या करेंगे? दोनों को मर्ज कर देंगे। अब हमारे पास तीसरा सवाल आता है जो तीसरे सबसेक्शन में है, वो है कैसे हम ये सब कैसे करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पे करी जाएगी, फॉर्म दिया जाएगा। फीस कैसे होगी? जितना डेट रिकवर हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगी। फॉर्म के साथ हम क्या क्या लगाएंगे वो 3A में बताया है। सिक्योरिटी ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी, अगर एसेट सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो है वो डेट से ज्यादा होनी चाहिए। पर अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू डेट से कम है, मतलब कि वो सफिशिएंट नहीं है, तो कोई और प्रॉपर्टी हम बताएंगे। अगर ये भी दूसरी प्रॉपर्टी के बाद भी ये डेट से कम आती है, तो हम क्या करेंगे? हम डिफेंडेंट को समन करेंगे और उसको बताएंगे कि तू प्रॉपर्टी और ऐसे एसेट्स दिखा जिससे तू डेट को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, फिर 3B, अगर मान लो इनकी पहले ही सेटलमेंट होगी, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि जो भी उसने फी पे करी है, फी पे करी है एज पर डेट रिकवर्ड, वो जो फी है वो क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। ठीक है, अगर सेटलमेंट पहले ही हो गया। ठीक है, तो कहाँ? दो जगह। अब कैसे? एप्लीकेशन बता दी ऐसे ऐसे कि एप्लीकेशन के साथ क्या क्या लगाना है। पहले ही सेटल हो गया तो हम क्या करेंगे? अब एप्लीकेशन लगी, अब हम डिफेंडेंट को बुलाएंगे कि आ जा भाई। ठीक है, डिफेंडेंट को कहेंगे कि तू 30 दिन के अंदर शो कोज कर, ये बता कि क्या तेरी प्रॉपर्टी जो है क्यों ना हम उसे अटैच करें। क्या तू कैसे ये जो डेट तूने लिया है तू कैसे उसे पे करेगा। ठीक है, उसके अलावा वो डिस्क्लोज करे प्रॉपर्टी, कितनी तेरे पास प्रॉपर्टी है, कि अगर मान ले तू पे नहीं करता तो तेरी प्रॉपर्टी से पे करेंगे। और उसे रेस्ट्रेन कर दो, डिफेंडेंट को रेस्ट्रेन कर दिया, ना तो वो डील कर सकता ना ही डिस्पोज कर सकता वो उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी से उसके जो है डेट सेटिस्फाई होने हैं। अब 4A बताता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सेक्शन 65A ऑफ टीपीए जो भी कहता हो, डिफेंडेंट ना तो सेल कर सकता, ना ही लीज कर सकता, ना ही कुछ और कर सकता, अगर परमिशन ना हो तो ट्राइब्यूनल की, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर मान लो उसने सेल कर दी तो जो ट्राइब्यूनल है उसका अमाउंट रियलाइज कर देगा। अगर मान लो उसे
जो ट्राइब्यूनल है ना उसे परमिशन देनी है। अब ट्राइब्यूनल उसे अप्रूवल तब तक नहीं देगा जब तक एप्लीकेंट का बैंक शो कोज नहीं कर देता कि क्यों परमिशन देनी चाहिए, कि क्यों परमिशन नहीं देनी चाहिए, ये बैंक दिखाएगा, उसके बाद ट्राइब्यूनल परमिशन देगा, उसके बाद ये सब कर सकते हैं, वरना वैसे तो उसे रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा फ्रॉम डीलिंग और डिस्पोजिंग एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिफेंडेंट आगे, अब डिफेंडेंट आगे क्या देगा, सीपीसी में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले प्लेंट होती है, प्लेंट के बाद प्लेंटिफ प्लेंट देता है, प्लेंटिफ के रिप्लाई में डिफेंडेंट क्या देता है, रिटर्न स्टेटमेंट देता है। तो बस अब यहाँ पे डिफेंडेंट आ गया, डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट देगा, रिटर्न स्टेटमेंट विद सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम विद इन 30 दिन के अंदर अंदर देगा। ठीक है, साथ में क्या अटैच करेगा, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल करेगा प्लस कॉपी जिन पे हमने उसने जिसको आधार बनाया है, जिसके बेसिस पे सपोज उसने अटैच किया है, अगर 30 दिन में नहीं पे कर पाया पर एक्सेप्शनल या स्पेशल सर्कमस्टांसिस है तो उसे एडिशनल 15 दिन मिल जाएंगे। अगर उसने प्रॉपर्टी डिस्क्लोज कर दी तो 4A फॉलो किया जाएगा, मतलब कि उसे रेस्ट्रेन कर देंगे कि तू जो प्रॉपर्टी है वो उसके साथ ना डील कर सकता, ना ही उसे डिस्पोज ऑफ कर सकता। अगर उसने डिसोबे कर दिया, अगर उसने ये जो ऑर्डर था कि 4A के अंडर की रेस्ट्रेन होगी उसकी प्रॉपर्टी, अगर उसे डिसोबे कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके, उससे सुन के, उसके साइड की बात, उसे 3 महीने के लिए सिविल प्रिजन दे दिया जाएगा, अनलेस अर्लियर बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर कहे कि पहले, तो अलग बात है। ठीक है, फिर उसके बाद अब रिटर्न स्टेटमेंट होगी, सब कुछ दे दिया, 30 दिन में एडिशनल 15 दिन मिल गए, प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज कर दिया, तो क्या क्या सीन होगा सारा बता दिया। फिर अब डेट ऑफ हियरिंग पे अगर मान लो डिस्प्यूट सेटल हो गया तो कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरिम ऑर्डर, वही डिस्प्यूट सेटल हो गया, ए कह रहा है तेरे को 50,000 देने हैं, बी भी कह रहा है कि मेरे को ए को 50,000 देने हैं, तो ठीक है डिस्प्यूट सेटल है, इंटरिम ऑर्डर है सीधा कि हाँ ठीक है तू पे कर दे इतने टाइम में। ठीक है, अगर मान लो अब ऐसा नहीं होता, अगर ए तो ऐसे कहता है कि तेरे को 50 देने हैं, ठीक है, पर बी ऐसे कहता है कि नहीं भाई मेरे को तो 30 देने हैं। ठीक है, मतलब कि या तो पार्ट एडमिशन है, उसने पार्ट एडमिशन किया है, या फिर वो कहता है कि भाई मेरे को तो कुछ ही नहीं देना। ठीक है, मतलब कि फुल एडमिशन, उसने फुल या पार्ट एडमिशन किया है, डेट जो पे है तो वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसे सेक्शन 22 के अंडर, और जो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सच है और कितना किसने किसको पे करना है, और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो एक सर्टिफिकेट दे देगी, और जो भी सर्टिफिकेट में लिखा होगा उतना अमाउंट दूसरे बंदे ने जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा सीन है। तो अब देखो हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा, कहाँ कहाँ में हमने जुरिस्डिक्शन देखी 4 चीजें, फिर कहाँ के बाद हमने देखा कि अगर 2 जगह हो तो हम क्या करेंगे, 2 जगह हो तो हम मर्ज कर देंगे, फिर हमने देखा कैसे एप्लीकेशन देंगे, फॉर्म मैनर सारी बातें बता दी, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या देंगे ये बता दिया, पहले ही सेटल हो गया तो बता दिया। फिर अब कैसे हो गया, अब केस फाइल हो गया, फाइनली सेटल नहीं हुआ, अब डिफेंडेंट आ गया, डिफेंडेंट को समन देंगे, उसको कहेंगे प्रॉपर्टी दिखाओ, उसको मना कर देंगे बेचने से। अब डिफेंडेंट आएगा तो डिफेंडेंट क्या देगा, रिटर्न स्टेटमेंट देगा, 30 दिन के अंदर देगा, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के साथ देगा, प्रॉपर्टी अटैच है तो 4A को फॉलो करेगा, नहीं करा तो 3 महीने की सिविल प्रिजन और उसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच हो जाएगी। फिर डेट ऑफ हियरिंग पे 2 चीजें हो सकती है, या तो उसने मान लिया तो पे कर दे, नहीं माना तो कोर्ट डिसाइड करके सेक्शन 22 के अंडर उसे क्या करेगा, सर्टिफिकेट दे देगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट में 2 चीजें आती हैं जो हमारे सीपीसी में एक्स्ट्रा आती हैं, वो है या तो सेट ऑफ। अब सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ है कि अगर मेरे को ए को 500 रुपीज देने हैं और ए ने मेरे को 100 रुपीज देने हैं, तो सेट ऑफ होके हम दोनों का अकाउंट मुझे उसे 400 देने पड़ेंगे, ये है हमारे पास सेट ऑफ। ठीक है, तो अगला अगला आ गया सेट ऑफ। सेट ऑफ करने के लिए कब होएगा सेट ऑफ, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग, या फिर बाद में हो सकता है अगर परमिशन हो तो, उसके साथ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे और जिन पे भी भरोसा किया है, जिनको बेस बनाया है वो लगेंगे। ठीक है, फिर सेट ऑफ का नेचर कैसा होगा, क्रॉस सूट जैसा नेचर होगा, ऑर्डर एज पर बोथ, ऐसा कि जो भी दोनों बात कहेंगे, जो कि इसने कही और जो कि इसने कही, दोनों की बात के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्डर है दोनों की बात के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। फिर काउंटर क्लेम कब करेंगे, काउंटर क्लेम करेंगे बिफोर और आफ्टर एप्लीकेशन, बट बिफोर। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद और शुरू में कभी भी कर सकते हैं, पर किससे पहले, जब डी ने डिफेंस डिलीवर किया या फिर उससे रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम है उससे पहले जो है वो क्रॉस जो काउंटर क्लेम है वो हो जाएगा। फिर काउंटर क्लेम का नेचर देखेंगे वो सेम क्रॉस सूट जैसा। ठीक है, तो कहाँ, फिर 2 जगह, फिर कैसे, फिर डिफेंडेंट आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट दे दी, रिटर्न उसे मजा नहीं है, ठीक है, उसे तो लगता था कि सेट ऑफ हो सकता है, उसने सेट ऑफ कर दिया,
सेट ऑफ का हमने नेचर बता दिया, फिर उसके बाद उसने काउंटर क्लेम की बात आ गई, काउंटर क्लेम का हमने नेचर बता दिया। ठीक है, ये हो गए हमारे 9। अब हम आगे चलते हैं 10th सबसेक्शन पे। ये कहता है कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है, प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को क्या दे दिया, प्लेंटिफ को डिफेंडेंट ने सीसी दे दी, काउंटर क्लेम कर दिया, तो अब प्लेंटिफ दोबारा अप्लाई करेगा। प्लेंटिफ मतलब कि एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के पास लिबर्टी है टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम। ठीक है, अब 10 ये बताता है कि रिप्लाई में और जो भी एप्लीकेशन होती है, हर एप्लीकेशन कैसे होगी, स्worn बाय एफिडेविट होगी, चाहे उसे एप्लीकेंट कर रहा है चाहे उसे डिफेंडेंट कर रहा है, कोई तो कोई उसे स्worn करेगा। विटनेस बाय एफिडेविट होगा, विटनेस एफिडेविट से आएंगे। एविडेंस डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और रिलाई, और जो भी डॉक्यूमेंट है चाहे वो ओरिजिनल है या जिस पर रिलाई किया गया है वो एविडेंस बनेंगे। और 10 भी कहता है नॉट रिलाई एनी फैक्ट विदाउट एफिडेविट, की एफिडेविट के बिना किसी भी फैक्ट को हम क्या नहीं करेंगे, किसी भी फैक्ट पे भरोसा नहीं करेंगे जब तक उसका एफिडेविट नहीं होगा। ठीक है, अब 10 में क्या हो गया, अब इसने सीसी दे दिया, अब इसने तो इतना कुछ दे दिया, अब सीसी का रिप्लाई भी तो करेगा। ठीक है, तो अब प्लेंटिफ उसका रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई में हमने क्या बताया कि एफिडेविट जो है वो हर एप्लीकेशन के साथ जरूरी है, हमने सारी बातें बता दी एफिडेविट की। ठीक है, सब सेक्शन 11 आ गया, काउंटर क्लेम अप्लाई एप्लीकेंट। ठीक है, अब एप्लीकेंट, अगर एप्लीकेंट अप्लाई कर देता है काउंटर क्लेम पे कि ये जो है ये दूसरा सूट बनना चाहिए, तो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा कि सेपरेट सूट में होएगा या सेम सूट में कर लेगा, कि एक ही में कर ले या उसके अलावा कोई और सूट कर ले, वो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। फिर सेक्शन 12 गायब हो गया, इतने तक वो थक गया था। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कहाँ, फिर हमने पढ़ा दो जगह हुई तो मर्ज हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे, डिफेंडेंट आ गया, डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट दे दी, रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ दे दिया, सेट ऑफ क्रॉस सूट के जैसा है, काउंटर क्लेम दे दिया, काउंटर क्लेम भी क्रॉस सूट के जैसा है। फिर उसने, अब काउंटर क्लेम डिफेंडेंट, अब एप्लीकेंट की बारी होगी, एप्लीकेंट ने उसका रिप्लाई कर दिया, एप्लीकेंट ने कहा कि भाई इसमें नहीं काम चलेगा, तू तो दूसरा सूट फाइल कर, तो एप्लीकेंट ने कह दिया अदर सूट, तो अब ट्राइब्यूनल के हाथ में कि वो डिसाइड करे। फिर अदर सूट हो गया, तो उसके बाद ट्राइब्यूनल डिसाइड कर रहा है 12 में, इसलिए 12 ओमिटेड है। ठीक है, अब आ गया 13, इफ इट अपीयर्स और कोर्ट गेट सेटिस्फाइड कि डिफेंडेंट ने या तो डैमेज किया है, डिले किया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है या फ्रस्ट्रेट किया है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी को, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर देगा कि भाई डेट की तो रिकवरी कर ले। ठीक है, अब क्या सीन है, अब डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी दे रखी है, अब अगर ट्राइब्यूनल को ये लगा या तो वो उसे खराब कर रहा है या उसमें कुछ डिले कर रहा है या उसकी जो एंजॉयमेंट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या फ्रस्ट्रेट कर रहा है जिससे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, तो वो कहेगा कि रिकवरी ऑफ डेट होने दो अब तो। अब रिकवरी ऑफ डेट कैसे होगी, ये 3 तरीकों से हो सकती है, डिस्पोज ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, या तो सारी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दो या वो पार्ट कर दो जितना अमाउंट है, रिमूव कर दो वो पार्ट या होल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचुरल लोकल जुरिस्डिक्शन, या फिर डैमेज या मिसचीफ से अफेक्ट कर दे वैल्यू जो प्रॉपर्टी है उसे मिसयूज करके, या फिर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट में, मतलब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट करके कुछ ऐसा कर दे। ठीक है, तो अब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट इन तरीकों से डिस्पोज ऑफ करके सारी प्रॉपर्टी, उसका पार्ट लोकल जुरिस्डिक्शन से निकाल कर, या फिर उसे डैमेज या मिसचीफ कर या थर्ड पार्टी मिस्टेक जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट कर प्रॉपर्टी को डैमेज, डिले, ऑब्स्ट्रक्ट और फ्रस्ट्रेट करेगा, तो ऑर्डर क्या कहेगा, वो कहेगा रिकवरी ऑफ डेट कर दो। फिर 13 बी में शो कोज करेगा कि वाई शुडंट ही फर्निश सिक्योरिटी, कि क्यों ना उससे सिक्योरिटी ले जब वो ऊपर वाली हरकतें कर रहा है, तो साफ पता चलता है कि उसकी जो इंटेंशन है वो मेलाफाइड है, उसकी इंटेंशन ही नहीं है पे वर्क करने की, तभी तो वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है या जुरिस्डिक्शन से निकाल रहा है, तो उसे कहेंगे तू शो कोज करके तेरे से हम सिक्योरिटी क्यों ना मांगे। ठीक है, और अगर वो टाइम पर नहीं देता, अगर वो फेल हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो, बहुत हो गया, अब बहुत कुछ हो गया, अब इतना कोर्ट बियर जो ट्राइब्यूनल है वो बियर नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब एप्लीकेंट ने इतना कुछ कर दिया, भाई रिप्लाई दूसरा सूट करा दिया, अब कोर्ट भी खाली बैठ, कोर्ट को भी नहीं समझ आया। अब क्या हुआ, अब डिफेंडेंट ने दूसरे तरीके निकालने शुरू कर दिए, अब डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी डैमेज कर दी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी डैमेज कर दी तो हमने बता दिया हम रिकवरी ऑफ डेट करेंगे, फिर प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, फिर जो एप्लीकेंट है उसके पास कोई सवाल नहीं बचा, मतलब 14 फिर ओमिट हो गया। फिर सेक्शन सब सेक्शन 15 में आगे कंडीशनल है,
अटैचमेंट। अब इसमें जो क्या था, प्रॉपर्टी अटैच होगी अगर उसने शो कॉज नहीं करा, ठीक है। अब उसने कहा चल इतनी तो ना, अगर इतनी उसको सिंपैथी ले ली उसने, ठीक है, तो उसने कहा कि कंडीशनल अटैचमेंट कर ले, कि अगर ये हो गया तो हो जाएगा वरना नहीं होगा, ठीक है, कंडीशनल अटैचमेंट आ गई। फिर 16 कहता है इफ नॉट फॉलो, तो 13 जो है वो वॉइड हो जाएगा। अगर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको फॉलो नहीं किया, तो जो भी 13 में बात थी वो वॉइड हो जाएगी, ठीक है। 13 में क्या बात थी कि ये सारा रिकवरी ऑफ डेट, अगर क्या नहीं हुआ, अगर जो है फॉलो नहीं किया हमने इन सारी बातों को, प्रॉपर्टी को अटैच करना और उसको, तो 13 जो है जो वो वॉइड हो जाएगा। अब अगर मान लो 13 वॉइड हो गया, क्यों वॉइड हुआ था, क्योंकि फॉलो नहीं किया था, तो मतलब कि डिसोबीडियंस हो रही है। अगर डिसोबीडियंस हुई तो अटैच कर लेंगे सारी प्रॉपर्टी और डिटेन कर लेंगे 3 महीने तक, जब तक रिलीज नहीं होता तब तक के लिए, ठीक है। कंडीशनल होगी, बात नहीं मानी तो वो हो गया। फिर उसके बाद वॉइड, पहले वॉइड हो गया क्योंकि बात नहीं मानी थी, फिर डिसोबे का लग गया, भाई इसकी तो सारी प्रॉपर्टी अटैच कर लो और 3 महीने के लिए इसको तो डाल दो भाई अंदर, जब तक इसका रिलीज नहीं होता। फिर ट्राइब्यूनल को जस्ट एंड कन्वीनियंट, अब प्रॉपर्टी भी अटैच होगी, सब हो गया। अब क्या करा ट्राइब्यूनल ने, एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया। अब ये जो रिसीवर है इसका क्या काम है कि सारी प्रॉपर्टी के रेट वेट लगाना, सारा प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च ही करता है ये, ठीक है। रिमूव कर दिया पर्सन फ्रॉम पोजीशन, जिसके पोजीशन में है, जिसको डेट देना है उसके पोजीशन, उसको हटा दिया। ट्रांसफर कर दिया पोजेशन की मैनेजमेंट, किसको, रिसीवर को, जो रिसीवर अपॉइंट कर रहा था वो मैनेज करेगा उसको। फिर रिसीवर को सारी पावर दे दी, ब्रिंग एंड डिफेंड सूट कर सकता है, प्रॉफिट उससे कमा सकता है, मैनेजमेंट वही करेगा, रेंट वो रिसीव करेगा, एप्लीकेशन वो फाइल करेगा, ठीक है, तो सब हमारा जो है वो करेगा। फिर कमिश्नर बना दिया फॉर प्रिपेयरिंग इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री बनाएगा, ये जो जो उसे प्रॉफिट मिला, रेंट मिला, मैनेजमेंट जो भी उसको मिला उसके लिए वो इन्वेंटरी बनाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हो गया डिसओबे हो गया। अब जब डिसओबे हो गया तो कोर्ट को आ गया गुस्सा, अब कोर्ट ने सीधा एक रिसीवर लगा दिया। अब बोला अब बोल, तेरी सारी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट गई रिसीवर को, सब रिसीवर को दे दिया। फिर 19 में क्या हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, ठीक है। अब रिसीवर ने सब कुछ कर लिया, रिसर्च रिसर्च कर दी, अब रिसर्च ने रिसीवर ने दे दिया सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी। अगर कंपनी के अंदर है तो एज पर सेक्शन 326 ऑफ कंपनीज एक्ट ये सारी चीजें होगी, ठीक है। अब सर्टिफिकेट मिल गया, अब सर्टिफिकेट मिला तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो होगी, नेचुरल जस्टिस तो है ही हर जगह, नेचुरल जस्टिस दे देंगे 30 दिन के अंदर, 30 डेज ऑफ फाइनल और इंटरिम ऑर्डर के अंदर, अमाउंट और जो इंटरेस्ट है उसे सारी चीजें बतानी है। अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया और अग्रीमेंट सेटिस्फाई हो गया तो उसके रीजंस रिकॉर्ड करना है कि क्यों क्यों हमने कॉम्प्रोमाइज किया। जो फाइनल ऑर्डर है वो रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दे देगा कि प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉपर्टी उसको दे दो जिसको डेट देना है उसे, मतलब कि जो क्रेडिटर है। फिर फर्स्ट टू प्रिजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू पब्लिक ऑप्शन, ठीक है, पब्लिक ऑप्शन हो जाएगी, उसमें प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके जो बैंक क्लियर कर दिए जाएंगे। और अगर आईबीसी है, इंडियन बैंक्रप्सी कोड है, तो वो आईबीसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो करा जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, डिसोबे हो गया था, कोर्ट को आ गया गुस्सा, कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया। अब रिसीवर ने सीधा दे दिया सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ने तो कह दिया सब देना पड़ेगा। अब नेचुरल जस्टिस को तो हम नहीं भूल सकते, तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी। अब जब उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर बताना था कि भाई क्या सारा सीन है। उसके बाद हमने बता दिया कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फाइनल ऑर्डर आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, उसे अपॉर्चुनिटी मिली। अब कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर टू पार्टी कर देंगे, अगर पार्टी अलग से मांगती है तो उससे फीस ले लेंगे उसकी। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू विद फाइनल ऑर्डर, डेट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, डेट प्लस इंटरेस्ट दोनों चीजों का अब सर्टिफिकेट आ गया। रिकवरी ऑफिसर रिकवरी के लिए बता देगा कि इतना इंटरेस्ट बढ़ता है, ये सारा। कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई या जो इंसॉल्वेंसी होगी, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, जो भी है वो उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर प्रॉपर्टी जो है वो किसी और ट्राइब्यूनल के उसमें है तो उस ट्राइब्यूनल को नोटिस दे देंगे कि भाई ये है। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है और तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा कि नहीं भाई मेरी प्रॉपर्टी में तो नहीं है, मेरी टेरिटरी में तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं अटैच नहीं कर सकता और तुम इस प्रॉपर्टी से पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अभी तक क्या हुआ था,
सर्टिफिकेट आ गया 19 में, 20 में उसको सुन लिया, 21 में फाइनल ऑर्डर भेज दिया भाई, 22 में उसने डेट है इतना है, इंटरेस्ट इतना है, ये तेरे को देना है। 23 में क्या हुआ कि अगर प्रॉपर्टी किसी और के टेरिटरी में थी तो वो बात आ गई। फिर 24 में आ गया स्पीडी एंड एक्सपीडिशियस, 2 मीटिंग और 180 दिन फ्रॉम एप्लीकेशन के अंदर अंदर 2 महीने 180 दिन फ्रॉम एप्लीकेशन में ये चीजें हो जानी चाहिए। फिर 25 कहता है कि कोई और ऑर्डर अगर इसे सही लगे तो वो कर सकता है टू प्रिवेंट अब्यूज और इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब क्या हो गया था, रिसीवर हो गया था हमारे पास, सर्टिफिकेट दे दिया, उसे अपॉर्चुनिटी दे दी, उसे बता दिया इंटरेस्ट को इतना देना है, डेट इतना देना है, सारी बातें। ठीक है, अगर किसी और ट्राइब्यूनल में है तो उस ट्राइब्यूनल को कह दिया। ठीक है, अदर ट्राइब्यूनल की बात आ गई। अब जब अदर ट्राइब्यूनल की बात आ गई, ठीक है, सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है, अब क्या हुआ, उसके बाद आ गया हमारे पास कि जल्दी जल्दी हम सब करेंगे, 2 महीने या 180 डेज के अंदर हो जाएगी, और कोई ऑर्डर जो है अगर उसे सही लगे तो वो और कोई ऑर्डर हो सकता है। ठीक, मतलब कि स्पीडी, और फिर आ गया हमारे पास एनी ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने इस सेक्शन में पूरा क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कहाँ जाएंगे, फिर हमने पढ़ा कि 2 जगह होगी तो कैसे। ठीक है, कहाँ, 2 जगह, 2 जगह के बाद कैसे करेंगे, डिफेंडेंट को बुला लिया, रिटर्न स्टेटमेंट दे दी, सेट ऑफ कर दिया, सेट ऑफ का नेचर बता दिया क्रॉस सूट जैसा है, काउंटर क्लेम कर दिया, काउंटर क्लेम का नेचर बता दिया क्रॉस सूट जैसा है, फिर जो अपीलेंट एप्लीकेंट है वो उसने रिप्लाई किया काउंटर क्लेम पे, अब वो ऐसे भी कह सकता है कि दूसरा सूट फाइल कर दो, अब कोर्ट चुप हो गया। ठीक है, अब कोर्ट चुप हो गया तो अब रिस्पोंडेंट जो डिफेंडेंट था उसको आ गया गुस्सा, उसने डैमेज कर दी प्रॉपर्टी, तो कोर्ट ने और ऑर्डर दे दिए। ठीक है, उसने कह दिया कि भाई अटैच कर लो, रिकवरी करेंगे हम तो डेट की, फिर कोर्ट चुप हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि चल कंडीशनल अटैचमेंट तो होएगी कि अगर तूने आगे ऐसा कुछ किया तो तेरा अटैच कर देंगे। अगर उसने ये सारी बातें नहीं मानी तो सारी चीजें ये जो है ये वॉइड हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि अगर मान लो कि उसने डिसोबे कर लिया, ठीक है, कोर्ट अगर मान लो उसका कोई भी जो ऑर्डर था वो क्या हो गया, वो डिसोबे हो गया, तो उसका क्या करेंगे, उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लेंगे और 3 महीने के लिए अंदर। अब इतना कुछ हो गया, अब उस कोर्ट को आ गया गुस्सा कि भाई डिसोबे कर दिया, वो डिक्लेयर हो गया, बहुत ही कुछ हो गया। कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने कर दिया अपॉइंट रिसीवर उठा के, रिसीवर सारी प्रॉपर्टी उठा के ये सारी प्रॉपर्टी रिसीवर को ट्रांसफर होगी, रिसीवर ने उठा के दे दिया एक सर्टिफिकेट, लो भाई अपॉर्चुनिटी दे दी, ले नेचुरल जस्टिस में नहीं छोड़ेंगे, उसे बता दिया इतना तेरे को इंटरेस्ट पे करना है, इतना तेरे को डेट पे करना है। दूसरे ट्राइब्यूनल में प्रॉपर्टी है तो उसको कह दिया कि भाई तेरी प्रॉपर्टी अटैच होगी, तू बता। ठीक है, जल्दी से जल्दी ये काम होएगा, 180 दिन में हम ये सारा काम खत्म कर देंगे, और अगर ट्राइब्यूनल को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और कोई भी बात लगी तो वो बात जो है वो पूरी करेगा। तो ये था हमारा आज का सेक्शन 19। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए।